नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 25 जून को दोस्तों आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो आज की वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि आपका केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान होगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में ये स्थित है। इसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। साथ में 1956 में एक पक्षी अभ्यारण्य बन गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके अलावा हिंदू भगवान शिव को समर्पित पार्क प्राचीन मंदिर के लिए इसका नाम बदलकर केवलादेव रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर स्थित कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैसा कि है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरू उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तक ही आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजस्थान में है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर की बात करेंगे तो कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, उसी प्रकार गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों आपका गुजरात में है। गिर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपका असम में है। ठीक है, इसी तरह आपको रिलेट करके याद रखना है। बाकी हम पीडीएफ में और भी राष्ट्रीय उद्यानों का जो नाम है आपको हम दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग आसानी से उसको पढ़ पाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप कंप्लीट एसएससी जीके पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपका 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें से प्रमुख एग्जामों का आपको जो आपका जो आंसर की होता है उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लगाकर पीडीएफ को तैयार किया गया है। जैसा कि एसएससी एमटीएस 22-23 सीजीएल सीपीयू सीएसएल जीडी सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अलग अलग लेना चाहते हैं उसको भी ले सकते हैं। अगर कंबाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। लिखना है कंप्लीट एसएससी एग्जाम पीडीएफ नोट्स। ठीक है, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर जिनको भी लेना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्कान चहलगानी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। हो सकता है प्रश्न का लैंग्वेज आपका थोड़ा सा अलग हो कि तुर्कान चहलगानी का मतलब क्या था, तो या व्हाट इज़ अ ग्रुप 40। ठीक है, इस प्रकार करके तो इसका जो गठन है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने 40 शक्तिशाली सैन्य नेताओं का एक वर्ग तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। ये तुर्की अमीर जो कि कुलीन थे, जो सल्तनत के प्रशासन में सुल्तान को सलाह देते थे और मदद करते थे। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इस समूह ने अपने हाथों में बहुत अधिक शक्ति ले ली और कुछ वर्षों तक वो एक के बाद एक सुल्तानों के चयन का निर्णय लेते रहे। इस समूह को अंततः बलबन ने समाप्त कर दिया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका गुलाम वंश का संस्थापक था, उसका ही आपका गुलाम और दामाद हुआ करता था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद यह आपका शासक बना था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बना था कुछ दिनों के लिए। इसके बाद आपका इल्तुतमिश जो कि शासक बना था। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी 1236 में रजिया सुल्तान शासक बनती है, जो कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका होती है। ठीक है, तो 1236 से लेकर 1240 तक आपका रजिया सुल्तान है जो कि शासन करती है दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक की बात करेंगे तो इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राजनेता हैं। 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा 15वीं जो लोकसभा था उसका विपक्ष के नेता भी यही थे। ये जो पुस्तक है उनकी आत्मकथा का नाम है। इस पुस्तक का जो विमोचन है 2008 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियाँ से संबंधित, यानी कि फ्यूचर प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना था कि कौन सा कथन आपका गलत है। उसमें से एक कथन दिया गया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राज्यसभा के लिए उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका गलत था, यही ऑप्शन आपका गलत था
कि जो प्रधानमंत्री है वो दोस्तों आपका राज्यसभा के लिए उत्तराधिकारी नहीं होता है, वो उत्तराधिकारी होता है किसके लिए, तो लोकसभा के प्रति उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत था। बाकी प्रधानमंत्री की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, कार्य हैं। वो ऐसे व्यक्ति की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके निर्णय को प्रभावित करता है। वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख चैनल या स्रोत होता है। ठीक है, यह अन्य आपका है। अगला है कि शुष्क जेल यानी कि शुष्क सेल यानी कि जिंक कार्बन बैटरी में डैश एनोड के रूप में कार्य करता है। तो एनोड के रूप में जिंक कंटेनर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका जिंक कंटेनर होगा। यह एक आम ड्राई सेल बैटरी जिंक कार्बन बैटरी होता है। सेल एक भारी जिंक कंटेनर से बनता है जो एनोड के रूप में कार्य करता है। कैथोड केंद्रीय कार्बन रॉड है। इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का एक पेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत तैरती है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत तैरती है वो कहलाता है दुर्बलता मंडल यानी कि स्टेनोस्फेयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका स्टेनोस्फेयर हो जाएगा। स्टेनोस्फेयर की बात करते हैं या दुर्बल मंडल की, तो अश्वमंडल के प्रवार के नीचे सघन और कमजोर परत है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील और 410 किलोमीटर यानी कि 255 मील के बीच स्थित होता है। दुर्बल मंडल का तापमान और दाब इतना अधिक होता है कि चट्टानें नरम हो जाती है और आंशिक रूप से पिघल जाती है या अर्ध पिघली अवस्था में होती है। दुर्बल मंडल आमतौर पर स्थल मंडल की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है और स्थल मंडल दुर्बल मंडल सीमा LAB वो बिंदु है जहां भूवैज्ञानिक रियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक जो पदार्थ के प्रवाह का अध्ययन करते हैं ऊपरी पारावार के दो परतों के बीच लचीलेपन में अंतर को चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान को अपनाने के अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मनाने के लिए दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है। ठीक है, तो 26 जनवरी तो एक तो हम इस दिन अपना संविधान को अपनाए थे, संविधान को पूरे देश में लागू किए थे 26 जनवरी 1950 को, इस कारण हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपका ये संविधान को लागू करने के पीछे भी एक आपका अन्य बात था जो कि पूर्ण स्वराज का घोषणा था, जो कि 26 जनवरी 1929 को किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के दिन के रूप में चुने जाने का महत्व संविधान को अपनाने के अलावा जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 1930 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा जारी की थी। ठीक है, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और इस दिन मनाया गया था। इस कारण इसी दिन संविधान को लागू करने का निर्णय है जो कि लिया गया था। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिस दिन संविधान लागू होता है। इस दिन भारत की प्राचीन सभ्यता की शुरुआत हुई है जो कई संस्कृतियों और साम्राज्यों का मिश्रण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संरचनात्मक बेरोजगारी से क्या समझते हैं। ठीक है, तो यह बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं तो यह बेरोजगारों में मौजूद उपलब्ध कौशल और उद्योगों के द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच बेमलपन को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेरोजगारी के परिवार की बात करेंगे तो एक तो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी आता है जब लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो यह अंतराल की अवधि के दौरान अस्थायी बेरोजगारी को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी, यह अर्थव्यवस्था की चक्रीय प्रकृति के कारण होता है। ये एक आर्थिक उछाल एक अवसाद या मंदी के बाद होता है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूरे उत्पादन को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। उत्पादन कम हो जाता है जिससे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक आपका है मौसमी बेरोजगारी, इसकी बात करेंगे तो उद्योग की मौसमी प्रकृति के कारण होने वाली बेरोजगारी है जैसे कृषि। ठीक है, एक आपका होता है कार्यात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, यह अंतराल की अवधि के दौरान अस्थायी बेरोजगारी को संदर्भित करता है जब लोग एक नौकरी से दूसरे में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वर्टेब्रेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मैमल दिया गया था ऑप्शन में, यहाँ पर हम स्नेक लिख दिए हैं तो कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। स्नेक बिलोंग टू द वर्टेब्रेट्स अलोंग विथ ऑल अदर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस मैमल्स बर्ड एंड फिश। ठीक है, ऑल दिस एनिमल्स हैव बीन इनर स्केलेटन। इसके अलावा इनवर्टेब्रेट की बात करेंगे और वर्टेब्रेट की बात करेंगे तो आर टू ग्रुप्स इनटू द विच एनिमल किंगडम इज फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है, वर्टेब्रेट्स की बात करते हैं तो है फुली डेवलप वर्टेबल कॉलम, दे हैव अ प्रॉपर स्केलेटन स्ट्रक्चर जैसा कि ह्यूमंस हो गया, बर्ड्स हो गया। इसके अलावा आपका स्नेक हो गया।
ठीक है। इनवर्टेब्रेट की बात करते हैं तो आर दोज विच डू नॉट डेवलप ए वर्टेबल कॉलम, ठीक है। लाइक बात करते हैं इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच हो गया, फ्लैटोम हो गया, अर्थम हो गया, क्रैब्स हो गया, स्नेल्स हो गया, etc, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एंड इनवर्टेब्रेट्स का कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि राउंड वार्म, अर्थवर्म, मिलीपेडे, आपका ये भी एग्जाम्पल है। अगला है राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज की बात करेंगे तो इसका खोज जॉर्ज पिलाडे के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जॉर्ज पिलाडे हो जाएगा। राइबोसोम दानेदार संरचना है जिसे सबसे पहले जॉर्ज पिलाडे 1953 द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से घने कणों के रूप में देखा गया था। वे राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 ए से, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 ए से। यहाँ एस यानी कि श्वेडबर्ग की इकाइयों का अर्थ अवसादन गुणांक है। यह अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार का एक माप है। 70S और 80S दोनों राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोशिका द्रव का खोज किसने किया। कोशिका द्रव की बात करेंगे तो कोशिका जो द्रव है इसका खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन आपसे पूछा जाता केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। तो केंद्रक का खोज में आपका रॉबर्ट ब्राउन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोशिका द्रव की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका द्रव की खोज की थी, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के पतले तुरके पर एक खाली बॉक्स देखा था। यह नाम 1874 में रुडोल्फ वान कोलिकर के द्वारा दिया गया था। कोशिका द्रव की बात करते हैं तो मोटा घोल है जो प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। कोशिका द्रव कोशिकांगों के समूहीकरण को रोकता है तथा एक बफर के रूप में कार्य करता है और उन्हें आनुवंशिक सामग्री से बचाता है। वहीं बात करेंगे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आर्कटिक की एपिडर्मल कोशिकाओं में केंद्र की खोज की गई थी। न्यूक्लियस शब्द ग्रीक शब्द कैरियन कर्नेल या नट्स लिया गया है। केंद्रक भ्रूण के निषेचन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आमतौर पर गोलाकार संरचना में कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का जो अनुच्छेद है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैग के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 148 कहता है कैग की नियुक्ति शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 139 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त प्रथम ने डैश की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर महाधिराज होगा। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला आपका गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र है और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। इसके अलावा दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा जाता है। वो अपने अगले उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के पिता भी हैं। समुद्रगुप्त को दोस्तों आपका भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इस बात को आपका याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिच्छवी एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसका मुख्यालय गौतम बुद्ध के समय में वर्तमान बिहार के वैशाली में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया कि राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण कौन करता है। तो निर्धारण की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका संसद हो जाएगा। ये में भी आपका थर्ड सिर्फ का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि थर्ड का है या सेकंड का है या सेकंड और थर्ड दोनों का है, ठीक है। तो संसद इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल एक शीर्ष प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है जो साथ ही वो केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को नामित करती है। भारत के संविधान का भाग 6 राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल ना तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। राज्यपाल ऐसे उपलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा आपका अवधारित करेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के सेकंड से पूछे गए थे। और भी क्वेश्चन जैसे मिलेंगे हम उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग कंप्लीट एसएससी जी के एग्जाम नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें 2023 के हुए सभी एग्जामों का आपका प्रश्न रहेंगे, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।